Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagpur. तो लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, इसके कारण के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो कारण में सबसे पहले कारण के बारे में अपन ने बात की थी, वो थी बिस्मार्क के समय में गुप्त संधियों को दौर चला था। बिस्मार्क के समय में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क ने खूब सारे गुप्त संधियां की। बिस्मार्क का एक ही उद्देश्य था कि फ्रांस को कॉर्नर करके रखा जाए, फ्रांस को कोई भी यूरोप में सहयोगी नहीं मिले। लेकिन जैसे बिस्मार्क की मृत्यु हुई, जो नया राजा था जर्मनी का विलियम केसर द्वितीय ने बिस्मार्क की नीति को त्याग दिया और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, फ्रांस को धीरे धीरे सहयोगी मिलने लग गए यूरोप के अंदर। जैसे सबसे पहले रशिया फ्रांस के करीब आ गया, फिर आगे चल के ब्रिटेन भी फ्रांस के करीब आ गया, तो फ्रांस को मित्र मिलने लग गए। बिस्मार्क की मृत्यु के पश्चात विलियम द्वितीय उसकी नीतियों का अनुकरण नहीं कर पाया। तो फिर इसके बारे में अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मोरक्कन क्राइसिस। दूसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध का। मोरक्को एक राष्ट्र है जो अफ्रीका के कोने में है, ऊपर की तरफ। मोरक्को क्राइसिस को कहते हैं मोरक्को संकट। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले 2 बार मोरक्को का संकट आया। प्रथम मोरक्को संकट आया था 1905-1906 में। अभी क्यों आया मोरक्को संकट? देखो, जो मोरक्को राष्ट्र था अफ्रीका में, वहां पे पूरा का पूरा नियंत्रण फ्रांस का था, सरकार वहां की स्थानीय थी। लेकिन इसको अपन कहते हैं मोरक्को वाज अ फ्रेंच प्रोटेक्टरेट। इसका मतलब क्या है, फ्रांस के द्वारा संरक्षित राष्ट्र था मोरक्को। सारा का सारा अधिकार वहां पे फ्रांस का था, बस सरकार स्थानीय थी, यानी सारी मनमर्जी फ्रांस की चला करती थी, पूर्ण रूप से नियंत्रण में था फ्रांस के। तो जर्मनी ने क्या सोचा? जर्मनी ने सोचा कि हम प्रयोग करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि जर्मनी को पता था कि अब फ्रांस को मित्र मिलने लग गए हैं। अब जैसे कैसे फ्रांस को मित्र मिले, एक संधि हुई थी एंग्लो फ्रेंच एंटेंटे 1904 में। तो अपन बात कर रहे थे फ्रांस को मित्र मिलने लग गए थे यूरोप में। उसका एक एग्जांपल है एंग्लो फ्रेंच एंटेंटे, यानी आंग्ल फ्रांसीसी संधि, जो 1904 में हुई थी। यानी 1904 की संधि के तहत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों संकट के समय में एक दूसरे की मदद करेंगे। तो फ्रांस को एक अच्छा मित्र मिल गया था इंग्लैंड, यूरोप में। जर्मनी इसी चीज को टेस्ट करना चाह रहा था। जर्मनी ने सोचा कि पूर्व में फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। आपको पता है नेपोलियन के समय में क्या हुआ था, फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। तो जर्मनी को लगा कि पूर्व में एक दूसरे के दुश्मन रहे हुए, क्या आज के समय अगर फ्रांस के लिए कोई संकट उत्पन्न होता है तो क्या वाकई ब्रिटेन आएगा फ्रांस की मदद करने के लिए, क्योंकि इनके बीच में पूर्व में बहुत अधिक शत्रुता रही थी। तो जर्मनी ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब जर्मनी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे जर्मनी ने मोरक्को में एक संकट उत्पन्न किया, क्योंकि मोरक्को किसके अंतर्गत आता रहा, फ्रांस के अंतर्गत आता रहा। वहां पे स्थानीय सरकार थी जिससे पूर्ण नियंत्रण फ्रांस का था। तो जर्मनी ने एक संकट उत्पन्न किया मोरक्को में, जिसके तहत वहां की स्थानीय सरकार है वो अस्थायी हो गई। यानी वहां पे एक प्रकार का विद्रोह हुआ। फ्रांस की जो मोरक्को में फ्रांस की समर्थित सरकार थी वहां पे, तो मोरक्को में एक प्रकार का विद्रोह हुआ। फ्रांस के लिए संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि मोरक्को एक फ्रेंच प्रोटेक्टरेट था, फ्रांस सुरक्षित राज्य था। अब जब फ्रांस के लिए संकट उत्पन्न हो गया मोरक्को में, तो जर्मनी ये देखना चाहता रहा क्या अब इंग्लैंड आएगा फ्रांस की मदद करने के लिए, क्योंकि पूर्व में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हुए थे। लेकिन हुआ उसके उल्टा, जर्मनी जो सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब मोरक्को संकट के पश्चात जितने भी देश है यूरोप के सारे फ्रांस की मदद के लिए आ गए। जैसे एक ट्रीटी हुई थी ये मोरक्को की राजधानी है, ये अल्जेसिरस ALGECIRAS 1906 में। तो प्रथम मोरक्को संकट के पश्चात ये कॉन्फ्रेंस हुई अल्जेसिरस। इसमें ब्रिटेन, रशिया, इटली, स्पेन, सारे के सारे देश फ्रांस की मदद के लिए आ गए। उन्होंने फ्रांस की मांगों का समर्थन किया और इन सभी देशों ने यह भी कहा कि नहीं, फ्रांस का नियंत्रण होना चाहिए मोरक्को के ऊपर, फ्रांस का नियंत्रण मोरक्को से नहीं हटना चाहिए। जबकि जर्मनी वो नहीं चाह रहा था। जर्मनी चाह रहा था कि मोरक्को से फ्रांस का जो नियंत्रण है, हस्तक्षेप पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था जर्मनी पूरी तरीके से फेल हो गया और जर्मनी को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। ह्यूमिलिएशन किसे कहते हैं, यानी जर्मनी की बात नहीं मानी गई इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, तो उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया। तो ये प्रथम मोरक्को क्राइसिस है,
जर्मनी ने कोशिश की ये देखने के लिए क्या यूरोप के बाकी देश फ्रांस की मदद के लिए आएंगे अगर फ्रांस में कोई संकट उत्पन्न किया जाए या फ्रांस से संबंधित कोई संकट उत्पन्न किया जाए। लेकिन यूरोप के कई सारे देश फ्रांस की मदद के लिए आ गए, यानी अब जर्मनी के लिए चुनौती बढ़ गई थी, क्योंकि फ्रांस जर्मनी का सबसे बड़ा शत्रु था, जैसे अपन बात कर चुके हैं पहले। और अब जर्मनी को सहयोग भी मिलने लग गए थे, और साथ में जो सहयोगी थे, जो फ्रांस को सहयोगी भी मिलने लग गए थे, और जो फ्रांस के सहयोगी थे वो फ्रांस की मदद के लिए भी आ रहे थे संकट के समय में। तो जर्मनी के सामने ये बात क्लियर होगी कि फ्रांस के सहयोगी हमेशा रहेंगे। अब द्वितीय मोरक्को संकट है, उसी क्षेत्र में, उसी राष्ट्र में 1911 में एक और संकट उत्पन्न हुआ 1911 में। तो ये भी एक कारण, यानी मोरक्को के दो संकट रहे 1905, 1906 और 1911 का। अब इस समय में 1911 में क्या हुआ, 5-6 साल के बाद, देखो 5-6 में पहला संकट हुआ, 1911 में दूसरा संकट हुआ। यहाँ पे मोरक्को के जो सुल्तान था उसके खिलाफ एक विद्रोह हो गया मोरक्को में 1911 के अंदर। फ्रांस ने अपनी सेना भेजी, ठीक है, फ्रांस अपनी सेना भेजना चाह रहा था वहां की सरकार की मदद करने, क्योंकि आपको पता है जो मोरक्को है वो फ्रांस का संरक्षित राज्य था। तो फ्रांस की कोशिश की वो अपनी सेना भेजे मोरक्को में वहां के सुल्तान की रक्षा के लिए, लेकिन जर्मनी ने उसको अपोज किया। जर्मनी एक ताकतवर देश बन चुका था इस समय में, तो जर्मनी ने फ्रांस के उस मूव को अपोज किया जिसके तहत सेना भेजी जा रही थी मोरक्को में। लेकिन क्या हुआ, जो दूसरे यूरोप के देश थे वो फ्रांस के समर्थन में आ गए, जबकि जर्मनी चाह रहा था कि मोरक्को को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए, फ्रांस का कोई भी हस्तक्षेप मोरक्को में नहीं रहे। लेकिन वास्तव में यूरोप के दूसरे देश है फ्रांस के समर्थन में आ गए और एक संधि हुई, और उस संधि के पश्चात क्या डिसाइड किया गया, जर्मनी को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की, जर्मनी को फ्रेंच कॉन्गो दे दिया गया, मोरक्को के पास की जगह फ्रेंच कॉन्गो वो जर्मनी को दे दिया गया। बदले में जर्मनी ने यह स्वीकार लिया कि जो मोरक्को है, मोरक्को विल बी ए फ्रेंच प्रोटेक्टरेट, यानी मोरक्को फ्रांस का सुरक्षित राष्ट्र ही रहेगा। जर्मनी ने मान लिया, जर्मनी को बदले में कुछ दे दिया गया। तो यहाँ पे कुछ गिव एंड टेक हुआ यूरोप के देशों के बीच में और जर्मनी के बीच में। तो ये द्वितीय मोरक्को संकट है। इससे क्या हुआ, जो माहौल है पूरा का पूरा गर्मा गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध शीघ्र शुरू होने वाला था। तो इनकी आपस में जो फूट थी देशों के बीच में वो सामने निकल के आ रही थी। इसके बाद अपन बात करते हैं बाल्कान युद्ध के बारे में। बाल्कान का टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आपके बीए के जो सिलेबस में अलग से भी दे रखा है। बाल्कान का युद्ध हुआ था 1912 में, ये अंतिम युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध से पहले का, 1912 जो एक बड़ा युद्ध हुआ था। अब देखो बाल्कान कौन सा क्षेत्र था, बाल्कान का जिक्र अक्सर कई सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में आता है, कनेक्टेड टॉपिक है, मतलब हर टॉपिक में कहने के बाल्कान वॉर या बाल्कान से संबंधित इश्यू निकल के आ जाता है। अब 1912 में बाल्कान का प्रथम युद्ध हुआ। बाल्कान कौन सा क्षेत्र था, 15वीं शताब्दी में, ठीक है, एशिया से जो तुर्क लोग थे, तुर्क भारत में भी आए थे दिल्ली सल्तनत के समय में, और तुर्क एशिया में भी गए। एशिया में इन्होंने साउथ ईस्ट यूरोप, जो तुर्क थे वो यूरोप में भी गए, और जो तुर्क है उन्होंने यूरोप में आने के पश्चात साउथ ईस्ट यूरोप में अपना कब्जा जमा लिया। और जो साउथ ईस्ट यूरोप कौन सा क्षेत्र था, बाल्कान का क्षेत्र था। बाल्कान में अनेक प्रकार के राष्ट्र थे, अनेक नस्लों के लोग रहा करते थे, अनेक राष्ट्रीयता के लोग रहा करते थे। बाल्कान के क्षेत्र में तुर्कों ने अपना कब्जा जमा लिया 15वीं शताब्दी से। वहां पे विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग रहा करते थे, विभिन्न नस्लों के लोग रहा करते थे। बाल्कान एक राष्ट्र की तरह नहीं था, बाल्कान में खूब सारे विविध प्रकार के नस्लों के लोग रहा करते थे, विविध प्रकार की राष्ट्रीयता के लोग रहा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बाल्कान का क्षेत्र हमेशा से सेंसिटिव रहा है, क्योंकि अलग अलग नस्लों के लोग अगर एक राष्ट्र में रहेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि जो बाल्कान का एक हिस्सा हमें मिल जाए, कोई दूसरा राष्ट्र वो भड़काने की कोशिश करेगा बाल्कान में, कि उससे संबंधित जो नस्ल के लोग हैं वो विद्रोह करते हैं और वो एक क्षेत्र है वो दूसरे राष्ट्र के साथ मिला दिया जाए। तो एक्सप्लोजिव सिचुएशन बाल्कान में हमेशा ही बनी रहती थी। क्यों? क्योंकि विभिन्न नस्लों के लोग वहां पे रहा करते थे। और जो बाल्कान का जो तुर्की का शासन था बाल्कान के ऊपर, और जो तुर्की का शासक था वो माइनॉरिटी में था, यानी जो तुर्क थे माइनॉरिटी में थे बाल्कान में, उसके बावजूद भी वहां पे राज कर रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी तक क्या हुआ, तुर्क के अंदर जो बाल्कान में जो तुर्क लोग थे वो काफी वीक हो चुके थे, तुर्क का साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था। जब तुर्की कमजोर होने लग गया बाल्कान में, जो दूसरे राष्ट्र थे यूरोप के, उन सबकी लालसा लगी रहती थी उसके मन के अंदर कि जो बाल्कान का कुछ हिस्सा, क्योंकि तुर्क कमजोर हो चुका है, तुर्क कभी भी खत्म हो सकता है, तुर्की साम्राज्य बाल्कान में कभी भी खत्म हो सकता है, तो बाल्कान का कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। रशिया भी चाहता रहा बाल्कान का कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। यूरोप के कई सारे देशों की अलग अलग महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि बाल्कान बीमार पड़ चुका था इस समय में। इसे कहा जाता है, तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है।
यानी यूरोप का बीमार व्यक्ति। यूरोप का बीमार व्यक्ति कौन है? तुर्की था, क्योंकि 20वीं शताब्दी तक तुर्की बहुत कमजोर हो चुका था और जो बाल्कान का क्षेत्र था उस पे उसका अधिकार धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था और बाकी सभी राष्ट्र देखने में लगे थे कि इसका कोई ना कोई हिस्सा हमें मिल जाए, इस कोशिश में थे, इस फिराक में थे, क्योंकि यूरोप के जो अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग थे उनसे संबंधित नस्लों के लोग बाल्कान में रहा करते थे। अगर ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन था तो ग्रीस से संबंधित खूब सारे ग्रीक लोग भी बाल्कान में थे, सर्बिया से संबंधित सर्ब लोग भी बाल्कान में थे, तो अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग बाल्कान में रहा करते थे। तो वहां पे विद्रोह करने के लिए, बाल्कान में विद्रोह करने के लिए किस नारे को जन्म दिया गया? वन रेस वन रिलीजन। बाल्कान में लोगों को विद्रोह कराने के लिए जिस नारे को जन्म दिया गया उसको कहा जाता है एक ही धर्म और एक ही नस्ल, यानी पूरे बाल्कान में एक ही धर्म और एक ही नस्ल हो। यानी ये नारा देने के पश्चात विद्रोही क्या चाह रहे थे? बाल्कान के टुकड़े हो जाए, बाल्कान का एक हिस्सा कहीं मिल जाए, बाल्कान का एक हिस्सा किसी और राष्ट्र में मिल जाए। जैसे सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये सारे यूरोप के राष्ट्र हैं। ये सभी मानते थे कि हमारे जो ओरिजिन्स हैं, हमारी शुरुआत बाल्कान के क्षेत्र में हुई है, इसलिए हम डिजर्व करते हैं बाल्कान का एक क्षेत्र हमें भी मिलना चाहिए। आप समझ गए ना, हमारे नस्ल के लोग भी वहां पे रहते हैं। तो दे वांटेड वन स्टेट, वो चाहते थे बाल्कान इतना बड़ा क्षेत्र है उसका एक भाग हमें भी मिले जब तुर्की का यहाँ पे पतन हो। जैसे ग्रीस क्या चाहता था? ग्रीस वांटेड मैसिडोनिया। मैसिडोनिया बाल्कान के कब्जे में था, तुर्की के कब्जे में था, तो ग्रीस चाहता था मैसिडोनिया हमें मिल जाए। और क्रेटे भी एक आइलैंड है जो बाल्कान के कब्जे में था। ग्रीस चाहता था हमें मैसिडोनिया मिल जाए, हमें क्रेटे मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैसिडोनिया और क्रेटे में खूब सारे ग्रीक लोग रहते हैं वहां पे, तो ये ग्रीस में मिलना चाहिए। और जो एक धर्म और एक नस्ल का नारा किसने दिया था? इट वाज सपोर्टेड बाय सर्बिया और रशिया। यानी देखो, सर्बिया और रशिया एक ही गुट था और दूसरा गुट कौन सा था? दूसरा गुट था इंग्लैंड का, पहला गुट था सर्बिया और रशिया का। तो सर्बिया और रशिया क्या चाह रहे थे कि बाल्कान के टुकड़े टुकड़े हो जाए और इसीलिए उन्होंने रशिया सर्बिया ने मिलकर कौन सा नारा दिया बाल्कान के अंदर? वन रेस वन रिलीजन। ठीक है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड क्या चाह रहा था? इंग्लैंड ये चाह रहा था कि बाल्कान जो कमजोर राष्ट्र है आज के समय में, तुर्की जो कमजोर वहां का शासक है आज के समय में, तुर्की कमजोर रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड को पता था कि अगर तुर्की का अंत हो गया बाल्कान में तो रशिया अपना प्रभाव बढ़ा लेगा, सर्बिया अपना प्रभाव बढ़ा लेगा, इनके जो क्षेत्र हैं उसको रशिया अपने अंतर्गत मिला लेगा, सर्बिया अपने अंतर्गत मिला लेगा। तो ब्रिटेन हमेशा ये चाहता था कि तुर्की किसी न किसी तरीके से बना रहे, तुर्की कमजोर रहे, लेकिन तुर्की खत्म नहीं। दूसरी तरफ रशिया और सर्बिया चाह रहे थे कि तुर्की पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, उनके जो क्षेत्र है वो हमारे राष्ट्र में मिल जाए। तो अलग अलग देशों के अलग अलग हित थे बाल्कान के क्षेत्र में, तो सभी लाल टपका रहे थे बाल्कान को देख के, क्योंकि तुर्की उस समय में काफी कमजोर हो चुका था। फिर अपन बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी क्या चाह रहा था? देखो, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के हितों को समर्थन दिया तुर्की में। ऑस्ट्रिया के भी कुछ हित थे, जिस प्रकार से ग्रीस के हित थे, कुछ सर्बिया के हित थे, रशिया के हित थे, इंग्लैंड के हित थे बाल्कान में, उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया के भी कुछ हित थे तुर्की के बाल्कान के क्षेत्र में। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के हितों को समर्थन दिया तुर्की में। ठीक है। और दूसरा, जर्मनी ने जो तुर्की के राजा थे उससे परमिशन ले ली, जो तुर्की का सुल्तान था उससे आज्ञा ले ली एक रेलवे लाइन बनाने के लिए। यानी जर्मनी एक रेलवे लाइन बनाने वाला था बाल्कान के क्षेत्र में, बर्लिन बगदाद रेलवे, खूब लंबी रेलवे लाइन, बर्लिन से लेके तुर्की से होते हुए बगदाद इराक तक जाने वाली रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसने एग्रीमेंट कर लिया तुर्की की सरकार से बाल्कान में। अब इसके साथ क्या हुआ? इस रेलवे लाइन के बनते ही जर्मनी की एंट्री पर्शियन गल्फ में होगी। बगदाद कहाँ पे? यानी एशिया तक जर्मनी की पहुंच होगी इस रेलवे लाइन बनने के पश्चात। पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी तक जर्मनी की पहुंच हो गई, और जिसको ब्रिटेन बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनीज थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे एशिया में भारत उपनिवेश हो गया, श्रीलंका उपनिवेश हो गया। क्योंकि जर्मनी अगर फारस की खाड़ी तक पहुंच जाएगा तुर्की के रास्ते होते हुए, वहां पे रेलवे लाइन बिछा लेगा, तुर्की का जो प्रभाव है वो फारस की खाड़ी तक हो जाएगा, तो जो ब्रिटिश कॉलोनी की जो सेफ्टी है उन पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ब्रिटेन कभी भी ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का हस्तक्षेप बाल्कान के क्षेत्र में हो, या जर्मनी सक्सेसफुली जो बर्लिन बगदाद रेलवे बना पाया। हालांकि परमिशन मिल गई थी जर्मनी के राजा को। यही जर्मनी की ईस्टर्न पॉलिसी थी। जर्मनी यही चाह रहा था कि हमारा प्रभाव फारस की खाड़ी तक पहुंच जाए, और ताकि जो ब्रिटिश कॉलोनी है उनकी सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लग जाए।
और ब्रिटेन क्या चाह रहा था? देखो, ब्रिटेन वांटेड तुर्की टू बी फ्री फ्रॉम रशियन इन्फ्लुएंस, जिसके बारे में मैंने बात की। ब्रिटेन चाह रहा था कि तुर्की में किसी भी प्रकार का, रशिया एक महाशक्ति था उस समय में, कि रशिया का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहे तुर्की में, सर्बिया का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहे तुर्की में, जर्मनी का किसी भी प्रकार का प्रभाव तुर्की में नहीं रहे। ब्रिटेन ये चाह रहा था। तो कुल मिला के सबके स्वार्थी हित थे, सबके स्वार्थपूर्ण हित थे बाल्कान में, सभी राष्ट्रों के, यूरोप के में, सब कुछ न कुछ चाह रहे थे। और वहां का जो शासक था बेहद कमजोर था उस समय में, तुर्की, क्योंकि तुर्की ताकतवर नहीं रहा। जब तुर्की ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था 15वीं शताब्दी में बाल्कान के क्षेत्र में, उस समय में तुर्की वाकई शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने यूरोप वालों को हराया, एशिया से गए थे तुर्क, अपना साम्राज्य वहां पे फैलाया, साउथ ईस्ट यूरोप में अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते तुर्क बेहद कमजोर हो चुके थे और भारत से वो उखड़ ही चुके थे तुर्क, आपको पता है। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब बाल्कान का युद्ध कैसे होता है? युद्ध अपने बैकग्राउंड के बारे में बात की। बाल्कान के युद्ध में क्या हुआ? मोंटेनेग्रो, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इन सभी देशों ने मिलकर तुर्की को हरा दिया। आपको मैंने बताया तुर्की बहुत कमजोर राष्ट्र था बाल्कान में, बाल्कान का क्षेत्र तुर्की के पास था और तुर्की को आसानी से हरा दिया मोंटेनेग्रो, सर्बिया, बुल्गारिया और ग्रीस ने मिलकर। इसके पश्चात लंदन ट्रीटी हुई, लंदन में एक संधि हुई, जिसमें क्या हुआ? जो बाल्कान के क्षेत्र हैं उसके टुकड़े करके अनेक राष्ट्रों को दे दिया गया। जो राष्ट्र इस युद्ध में जीते रहे उनको बाल्कान के कुछ क्षेत्र निकाल के दे दिए गए। लेकिन बात ये थी, जिनको जो भी क्षेत्र मिला बाल्कान का, वो उससे संतुष्ट नहीं थे। ये राष्ट्र और चाह रहे थे, यानी सर्बिया को जो भी मिला इस युद्ध के बाद, सर्बिया चाह रहा था हमें और ज्यादा मिलना चाहिए, बुल्गारिया चाह रहा था हमें और ज्यादा मिलना चाहिए, या जो क्षेत्र हमें मिलना चाहिए था वो सर्बिया को दे दिया, सर्बिया सोच रहा था जो क्षेत्र हमें मिलना चाहिए था बुल्गारिया को दे दिया। तो आपस में इनके बीच में जेलसी थी, इनमें जलन थी एक दूसरे के प्रति। लंदन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? नन सेटिस्फाइड विद टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे कोई भी खुश नहीं था। कोई भी राष्ट्र, जो विक्टर नेशन कहा जाता है, जो राष्ट्र जीते थे इस युद्ध में, जिन्होंने तुर्की को हराया था, जैसे सर्बिया गॉट मोंटेनेग्रो इन स्पाइट ऑफ बुल्गारिया विश, सर्बिया को मोंटेनेग्रो मिल गया, जबकि बुल्गारिया बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। बुल्गारिया चाह रहा था मोंटेनेग्रो हमें मिले, लेकिन वो सर्बिया को मिल गया। दूसरी तरफ अल्बेनिया, अल्बेनिया को एक आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। अल्बेनिया को, और बहुत सारे देश नहीं चाह रहे थे कि अल्बेनिया को आजाद राष्ट्र घोषित किया जाए। तो इनके जो मन थे काफी कुंठित हो चुके थे। फिर बाल्कान का द्वितीय युद्ध हुआ 1913 में। पहले युद्ध के बाद जो भी परिणाम निकला उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था यूरोप का राष्ट्र। फिर दूसरा युद्ध हो गया, यानी 2 साल के बाद ही, पहला युद्ध हुआ है 1911 में, 12 में, और दूसरा युद्ध हुआ 1913 में। अगले साल ही सेकंड बाल्कान वॉर हुआ। अब इसमें क्या है, बुल्गारिया ज्यादा चाह रहा था। प्रथम युद्ध हुआ था बाल्कान का, उसमें बुल्गारिया कहीं ज्यादा चाह रहा था, लेकिन उसको बहुत कम मिला। तो इसलिए बुल्गारिया ने इस समय युद्ध छेड़ दिया। बुल्गारिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया, ठीक है। और बुल्गारिया ने जैसे सर्बिया पे अटैक किया, जितने स्टेट थे, जितने राज्य थे यूरोप के सारे बुल्गारिया के विरोध में हो गए। और बुल्गारिया को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि सर्बिया को खूब सारे समर्थक मिल गए यूरोप में। और उसके पश्चात एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट। ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट, इसके तहत क्या हुआ? बुल्गारिया से बहुत सारी टेरिटरी छीन ली गई, तुर्की में कुछ टेरिटरी डाल दी गई हल्की सी, और दूसरे राज्यों को भी खूब सारी टेरिटरी दे दी गई। तो इसको द्वितीय बाल्कान युद्ध कहा जाता है। तो ये दोनों युद्धों में बाल्कान के, मोरक्कन क्राइसिस में इन्होंने भूमिका बनाई है प्रथम विश्व युद्ध के लिए। इसलिए कहा जाता है कि बाल्कान प्रूव टू बी द वोल्केनो ऑफ यूरोप। तो एक प्रकार का वोल्केनो की तरह था बाल्कान का जो क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग रहते थे, और वहां पे विद्रोह करवाना बहुत आसान था, क्योंकि अलग अलग नस्ल के लोग वहां पे रहा करते थे। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई एक रूपता नहीं थी बाल्कान में। इसलिए कहा जाता है कि बाल्कान प्रूव टू बी द वोल्केनो ऑफ यूरोप। ये यूरोप का एक वोल्केनो सिद्ध हुआ, यानी एक्सप्लोजिव सिचुएशन बाल्कान में हमेशा बनी रहती रही। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट यानी एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता थी यूरोप के देशों में बाल्कान से संबंधित। इनके बीच में जलन थी एक दूसरे को लेकर बाल्कान क्षेत्र से संबंधित। सो इट बिकेम ए प्रेल्यूड टू 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यानी जो बाल्कान का क्षेत्र है, बाल्कान का युद्ध है, वो एक इमीडिएट कारण बन गया प्रथम विश्व युद्ध का। और ब्रिटेन क्या चाह रहा था, अगर तुर्की अगर बाल्कान से हट जाए या तुर्की का साम्राज्य समाप्त हो जाए बाल्कान में, तो उसका नुकसान ये होगा, जो बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा यूरोप में, यानी रशिया का प्रभाव पूरे बाल्कान क्षेत्र तक बढ़ जाएगा। क्योंकि जो बाल्कान का क्षेत्र है रशिया के अधिक क्लोज था, ब्रिटेन काफी दूर था। ब्रिटेन को हमेशा ये लगता रहा किसी न किसी तरीके से तुर्की खत्म हो गया
तो जो बाकी राष्ट्र हैं, जो रशिया है, जो सर्बिया है, वो बाल्कान के सारे क्षेत्र को हड़प लेंगे, तो बैलेंस ऑफ पावर पूरा चेंज हो जाएगा यूरोप। ब्रिटेन क्या चाह रहा था? ब्रिटेन वांटेड बाल्कान टू बी सिक बट नॉट फिनिश्ड टू स्टॉप रशियन इन्फ्लुएंस। ब्रिटेन एग्जैक्टली यही चाह रहा था कि रशिया के प्रभाव को, रशिया के बाल्कान में प्रभाव को सीमित करने के लिए बाल्कान बीमार रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है, उसी प्रकार से बाल्कान भी सिक था, क्योंकि बाल्कान में तुर्की का साम्राज्य था। तो ब्रिटेन ये चाह रहा था कि बाल्कान शुड बी सिक, बाल्कान बीमार रहे, बाल्कान का जो शासक है वो कमजोर रहे, लेकिन बाल्कान खत्म नहीं होना चाहिए, तुर्की का साम्राज्य बाल्कान पे खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो तुर्की का साम्राज्य खत्म हो गया तो रशिया अपना प्रभाव इमीडिएटली बढ़ा लेगा, सर्बिया अपना प्रभाव उस क्षेत्र में इमीडिएटली बढ़ा लेगा, जो ब्रिटेन नहीं चाह रहा था। तो हर राष्ट्र चाह रहा था कि जो अपने अपने नस्ल के लोग बाल्कान में रहा करते रहे, उनसे मिलकर एक विड्रॉ करवा दिया जाए और वो क्षेत्र है बाल्कान का, उसको अपने राष्ट्र में मिला लिया जाए। यानी ग्रीस बाल्कान को कैसे देखता था? ग्रीस बाल्कान को एक ग्रेटर ग्रीस के रूप में देखता था कि ग्रीस का ही एक भाग है बाल्कान, क्योंकि हमारे ग्रीक लोग वहां रहा करते थे। उसी प्रकार से रोमेनिया जो देश है, रोमेनिया भी बाल्कान को ग्रेटर रोमेनिया की तरह देखा करता था। यानी जो रोमेनिया के लोग बाल्कान में रहते हैं, उनके साथ मिलकर एक राष्ट्र की वहां पे स्थापना कर दी जाए और उसको रोमेनिया में मिला दिया जाए। उसी प्रकार से ग्रेटर सर्बिया, सर्बिया भी बाल्कान में एक ग्रेटर सर्बिया देखता है। यानी सभी राष्ट्रों के स्वार्थ बाल्कान में निहित थे। चलो इसी के साथ अपन ये डिस्कशन खत्म करते हैं। ये शुरुआती पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के। आगे के लेक्चर में अपन दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें। मुझसे जुड़ने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।